हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। ये कहानी है एक ब्यूटीफुल लड़की की जो काफ़ी यंग एज में ही नन बन गई एंड देन सडनली शी वाज पोजेस्ड बाय अ डीमन। एक्चुअल में ये एक डार्क कहानी है क्योंकि इस लड़की का अंत काफ़ी दर्दनाक हुआ था। लोगों को समझ ही नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है। तो इस लेडी का नाम मैरिचिया इरीना कॉर्निची था। मैरिचिया 1982 में बॉर्न हुई थी। जब मैरिचिया अपने टीनेज ईयर्स में पहुंची तब उसके फादर ने खुद की जान ले ली। उसकी माँ जो थी ना वो एक अल्कोहलिक थी एंड मैरिचियन उसके भाई को मारती थी। उसने उन्हें बचपन में ही अबैंडन कर दिया था और उसके फादर के जाने के बाद मैरिचियन उसका जो भाई था ना वो एक ऑर्फनेज में बड़े हुए। ऑर्फनेज में भी जिंदगी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहाँ पे इन बच्चों को मारा जाता, खाना नहीं दिया जाता, अब्यूज के साथ साथ उन्हें एक्सप्लॉइट भी वहाँ किया जाता बाय अथॉरिटीज। उस ऑर्फनेज में ना कई लड़कियों के नॉट सो अप्रोप्रिएट वीडियोज बनाए जाते एंड मैरिचिया के भी ऐसे वीडियोज बनाए गए थे। वहाँ पे जब मैरिचिया रह रही थी तब उसकी एक खास दोस्त बनी जिसका नाम एंजल था। दोनों साथ में काफी वक्तगुजार थे। ये ऑर्फनेज में जो सीनियर्स यानी कि एज में जो बड़े लड़के होते थे ना वो उनसे छोटी लड़कियों को इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करते एंड ये मैरिचिया के साथ भी हो चुका था, जिस वजह से उसने कराटे क्लासेस लेना शुरू किया सो दैट वो खुद को डिफेंड कर पाए। ऑर्फनेज में जो भी हो रहा था ना इन चीजों की वजह से वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो रही थी, जिस वजह से वो किसके भी फिजिकल कॉन्टैक्ट से डरने लगी एंड देखते ही देखते उसका जो अग्रेशन था ना वो बढ़ते गया। इनमें ये जो अग्रेशन था ना उसने एज डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड किया था सो दैट उसको कोई हर्ट ना कर पाए। उसकी जो दोस्त एंजल थी उसके साथ भी ये सब हुआ था, जिस वजह से वो अपना जो गुस्सा था वो मैरिचिया पे निकालती एंड उसे एज अ पंचिंग बैग यूज करती। मैरिचिया को इससे प्रॉब्लम नहीं था, उल्टा मैरिचिया को ये टॉर्चर एंड पेन का जो तरीका था ना उससे आराम मिलने लगा था। इवन मैरिचिया ने एंजल का जो एक दूसरे के साथ रिश्ता था ना वो सिर्फ दोस्ती तक का नहीं था, दे वर इन्वॉल्व विद ईच अदर। वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जैसे ही दोनों लड़कियां 18 कंप्लीट हो गई या 19 ईयर्स टच करने आई तब दोनों की दोनों ऑर्फनेज से निकली एंड अपने अपने रास्ते निकल गई। ये ईयर 2001 की बात है। एंजल जो थी ना उसने नन बनने का फैसला कर लिया था एंड मैरिचिया ने जॉब करने का डिसाइड किया। जो भी काम उसे मिलता वो करती। कुछ समय तक वो नानी दूसरों के घर में बच्चों को संभालती, पर जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। वो अपने ऑर्फनेज वाली दोस्त एंजल के साथ हमेशा टच में रहती एंड मैरिचिया का ये भी प्लान था कि वो अच्छे खासे पैसे बनाएगी एंड एंजल के साथ एक जगह सेटल हो जाएगी। पर एंजल का कोई ऐसा प्लान नहीं था। वो मॉनेस्ट्री जहाँ पे वो रह रही थी ना वो छोड़ना नहीं चाहती थी, उसे नन ही बने रहना था। एंड एंजल ने मैरिचिया को बोला कि वो भी चाहे तो नन बन सकती है। टनाको में एक मॉनेस्ट्री थी जहाँ पे एंजल रह रही थी एंड उसने मैरिचिया को भी वहाँ बुला लिया एंड मैरिचिया ने भी फिर वही जाने का फैसला कर लिया। इन अ वे मैरिचिया वहाँ एंजल की वजह से गई थी एंड उसे लगा कि उसे देखने के बाद वापस से दोनों सेम बॉन्ड शेयर करेंगे, पर वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे उसने वो सारी चीजें की जो एक नन बनने के लिए जरूरी होता है। ये जनवरी 2005 की बात है। तब मैरिचिया 23 ईयर्स की हो गई थी। उस मॉनेस्ट्री के जो लोग थे ना वो मैरिचिया को उसके लास्ट नेम से बुलाते जो था कॉर्निची। मॉनेस्ट्री में जाने के थोड़े दिन बाद ही कॉर्निची थोड़ा अलग बर्ताव करने लगी। ये बदलाव कुछ महीनों के अंदर ही हो गया था। एक बार मॉनेस्ट्री में जब मास हो रहा था तब अचानक से कॉर्निची हंसने लगी। धीरे धीरे करके वो और भी ज्यादा वियर्ड तरीके से लोगों से पेश आने लगी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एंजल क्योंकि कॉर्निची से दूरी बनाए रख रही थी तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉर्निची ऐसे बिहेव करती। वो दूसरे नन्स का इंसल्ट करती, देन जो बिहेवियर अलाउड नहीं था वैसे वो एक्ट करती। पर ये सब इनमें उसका गुस्सा था, रिजेक्शन का गुस्सा। बट देन कुछ नन्स ने ये रूमर्स फैलाए कि वो पॉजेस्ड है, एक इविल स्पिरिट है उसके अंदर, जिस वजह से अप्रैल के महीने में उसे डॉक्टर्स के पास भी ले जाया गया। लोकल साइकेट्रिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कॉर्निची के मेंटल स्टेट को एग्जामिन किया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ये बोला कि कॉर्निची को स्किज़ोफ्रेनिया है। इवन कॉर्निची के चार्ट्स में ये भी मेंशन किया गया था कि उसे ल्यूकीमिया भी है। 2 हफ्ते वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में थी। उसी दौरान मॉनेस्ट्री की जो अथॉरिटीज थी ना वो कॉर्निची के जो दोस्त थे एंड भाई थे उनसे बात करने लगी। तो एंजल ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि इसके पहले कभी भी कॉर्निची ने कोई भी मेंटल इलनेस का साइन नहीं दिखाया था, ना उसने कभी ऐसा बिहेव किया है। पर कॉर्निची का जो भाई था ना वो कुछ और ही चीज बोल रहा था। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि जब वो उसकी बहन को देखने गया था तभी सॉ सेटन गो इनटू हर एंड ही आल्सो एडेड दैट शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इलनेस बट उसे एक डीमन ने पोजेस किया है। ये उसका स्टेटमेंट था और ये जो बात थी ना वो मॉनेस्ट्री में कई लोगों को पता चली। देन वो लोकल हॉस्पिटल वालों ने भी कॉर्निची को जल्दी डिस्चार्ज कर दिया। उन्हें ये डर था कि कहीं वो हॉस्पिटल में ही उसके डिसीज के चलते मर ना जाए एंड उन पे कोई इल्जाम ना आए बोल के विदाउट ट्रीटिंग हर प्रॉपर्ली दे डिस्चार्ज्ड हर। जब कॉर्निची वापस मॉनेस्ट्री आई ना तब उसका और भी ज्यादा ध्यान रखा गया। वो मॉनेस्ट्री में ना एक 29 ईयर ओल्ड प्रीस्ट थे एंड वो हेड भी थे उस मॉनेस्ट्री के। उनका नाम था फादर डैनियल पेत्रे कॉरेजियानो। फादर कॉरेजियानो ज्यादा साइंस में विश्वास नहीं करते, तो उन्होंने डायरेक्टली ये डिक्लेयर कर दिया दैट कॉर्निची को डीमन ने पोजेस किया है एंड कोई भी दवाई उसे ठीक नहीं कर सकती। वो उनका बिलीफ था।
बट प्रीस्ट के बिलीफ के चलते मोनेस्ट्री की सारी दूसरी नन्स भी यही चीज पे विश्वास करने लगी। तना को मोनेस्ट्री वापस आने के बाद कॉर्निची की तबीयत और बिगड़ती गई। वो और ज्यादा आक्रामक होने लगी थी। वो या तो दूसरों को हर्ट करती है, अगर कोई नहीं मिलता तो खुद को चोट पहुंचाती। ये सब जब प्रीस्ट ने देखा ना, तब उसने नन्स को आदेश दिया कि कॉर्निची के हाथ पैर उसके बेड से बांध के रख दो, सो दैट वो किसी और को या खुद को चोट ना पहुंचाए। कुछ नन्स का यह भी कहना था कि अगर कॉर्निची को बांध के रखा नहीं जाता ना, तो पॉसिबिलिटी था कि वो किसी न किसी की तो जान मोनेस्ट्री में ले ही लेती। दूसरे लोग उससे डरने लगे थे। एक्चुअली अप्रैल महीने के एंड में ना कॉर्निची वापस आई थी हॉस्पिटल से, एंड मई महीने तक नन्स वगैरह ने काफी उसका ध्यान रखा। प्रेयर्स के लिए कॉर्निची को जबरदस्ती ले जाया जाता। एट टाइम्स उसे एक बड़े से क्रॉस पे ये लोग बांध देते हैं एंड फिर प्रेयर्स के लिए लेके जाते, ये उम्मीद में कि वो डीमन उसकी बॉडी को छोड़ देगा। जब ये सबसे कुछ नहीं हुआ, तब जून के महीने में प्रीस्ट डिसाइडेड टू परफॉर्म एक्सॉर्सिज्म। कॉर्निची को बांध दिया गया, उसके व्रिस्ट एंड फोरहेड पे होली ऑयल लगाया गया। इवन उसके मुंह में भी ना फोर्सफुली एक क्लॉथ डाल दिया गया, क्योंकि कॉर्निची प्रीस्ट एंड नन्स को काफी ज्यादा कर्स कर रही थी, तो वो चुप हो जाए और कुछ बोल ना पाए, इसी वजह से उन्होंने क्लॉथ यूज किया। एक बंद कमरे में इसी तरह कॉर्निची को कुछ 3 दिन तक रखा गया। तीसरे दिन पे जब दूसरी नन्स कॉर्निची को खाना देने आई ना, तब कॉर्निची ने ब्रेड खाया एंड टी भी पी लिया, पर खाने के बाद वो बेहोश होके गिर गई। फिर नन्स ने देखा कि उसका जो पल्स है ना, वो भी काफी वीक है। पल्स इतना वीक था कि उन्हें लगा कि उसे कुछ हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रीस्ट को ये यकीन था कि एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुली हो चुका है, कॉर्निची ठीक हो जाएगी, पर फिर भी पल्स वीक होने की वजह से प्रीस्ट ने एम्बुलेंस को बुलाया। जब एम्बुलेंस में कॉर्निची को ले जाया गया, तब मेडिक टीम ने उसको एड्रेनलिन के 6 डोजेस दिए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कॉर्निची पास्ट अवे। यह हादसा जून 2005 को हुआ था। वो सिर्फ 23 ईयर्स की थी जब ऑल दिस हैपेंड। हॉस्पिटल ने ये केस के बारे में पुलिस को नोटिफाई किया, बिकॉज उन्होंने कॉर्निची के व्रिस्ट पे एंड एंकल्स पे ना चेन मार्क्स देखे। एंड 2005 की ऑटोप्सी में ये मेंशन किया गया था कि डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कॉर्निची की मौत हुई है। वो क्लॉथ जो उसके मुंह में जबरदस्ती डाला गया था ना, उससे कहीं ना कहीं कॉर्निची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पुलिस ने इसके बाद कंप्लेन भी दर्ज किया। प्रीस्ट एंड वो नन्स जिसने प्रीस्ट का साथ दिया था ना, सबके अगेंस्ट कार्रवाई हुई। कोर्ट में जब ये केस पहुंचा था, प्रीस्ट के सपोर्ट में कई लोग सामने आए एंड वो ये बोलने लगे कि प्रीस्ट इनोसेंट है, बिकॉज उन सबका यही कहना था कि वो एक डेमोनिक पोजेशन था एंड प्रीस्ट ही उसे ठीक कर सकते थे। पर साइकेट्रिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि कॉर्निची एक मेंटल इलनेस से जूझ रही थी एंड डेमोनिक पोजेशन से नहीं, जिस वजह से एंड में 2007 के साल में कोर्ट ने ये फैसला दिया कि प्रीस्ट को 14 ईयर्स की जेल होगी एंड नन्स को 5 to 8 ईयर्स के बीच में सजा होगी। बाद में कई अपील्स किए गए, जिसके बाद प्रीस्ट की जो सजा थी ना, वो 14 ईयर्स से कम होकर 7 ईयर्स कर दी गई। एंड प्रीस्ट जो थे ना, वो 2011 में ही बाहर आ गए। वो 4 ईयर्स ही जेल में थे एंड जल्दी उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर 2014 में एक आदमी सामने आया जिसका नाम कोरोनर था। उसने ये बोला कि कॉर्निची का एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ एड्रेनलिन ओवरडोज ऐसा भी मेंशन किया गया था। वो एम्बुलेंस में जो मेडिक टीम थी ना, जो कॉर्निची को ट्रीट करी थी, उनके साथ कोरोनर भी था। उसने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि जो एम्बुलेंस में कॉर्निची को 6 डोजेस दिए गए थे ना, उस वजह से उसकी जान गई। पर मुझे नहीं पता कि क्यों जजेस ने फैसला लेते वक्त वो रिपोर्ट को कंसिडर नहीं किया। एंड रिहा होने के बाद प्रीस्ट ने भी स्टेटमेंट दिया ये बोलते हुए कि मेरी तरफ से भी एक गलती हुई कि मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया। जब मोनेस्ट्री में थी कॉर्निची, तब वो कमज़ोर ज़रूर थी, पर धीरे धीरे करके वो वापस हेल्दी हो जाती। मेडिक्स जो आई थी, उनकी गलती की वजह से उसकी जान गई है। अगर मैं एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता तो शायद वो आज हमारे साथ होती। ये इंसिडेंट्स के बाद टना को मोनेस्ट्री को बंद कर दिया गया। कई लोग आज भी ये मानते हैं कि ये डेमोनिक पोजीशन का केस था, बट डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर कॉर्निची के बचपन को ठीक से स्टडी किया जाए ना, तो वहाँ से उसके मेंटल इलनेस का रूट कॉज पता चलता है। उसकी मॉम अल्कोहलिक थी, उसने अपने ही बच्चों को अबैंडन कर दिया था। उसके डैड ने खुद की जान ले ली थी। फिर ऑर्फनेज में भी उसके साथ काफी बुरा बर्ताव हुआ। एक ही उसकी दोस्त थी जिससे वो प्यार करती है, कहीं ना कहीं वो भी नन बनने के राह पे निकल गई थी। ये सब उसके लिए ट्रॉमेटाइजिंग था। एंड में कॉर्निची का गुस्सा इसी वजह से नन्स पे निकला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हें ब्लेम करने लगी थी, बिकॉज उसकी दोस्त भी नन बनने के बाद ही उससे अलग हुई थी। कॉर्निची को मदद की जरूरत थी, पर लोकल हॉस्पिटल ने उसे डायग्नोज तो किया पर ट्रीट नहीं किया। उसने 23 ईयर्स की लाइफ में इतना ज़्यादा पेन देख लिया था कि एंड में एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, जिसके बाद उसे कंट्रोल करना लोगों के लिए मुश्किल होता गया एंड उन्होंने इसे डेमोनिक पोजेशन का नाम दे दिया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये कहानी थी एक यंग ब्यूटीफुल नन की जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहती थी, पर लोगों ने उसे सिर्फ दर्द दिया।